कॉलेज में ही हमने टारगेट कर लिया था कि मुझे उसके बाद गवर्नमेंट जॉब ही करना है। फिर लास्ट ईयर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कोई अच्छा सा बैच ले लेना है ताकि मुझे अच्छा गाइडेंस मिल सके, सारे रिसोर्सेज। तो मैंने PW का अशोका बैच लिया AJE। तो जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते थे तो क्या आपको परेशानी फेस करना पड़ता था, या आपको लगता था सर हम जो क्लास कर रहे हैं कोई डॉट ऐसा रह गया तो क्लियर नहीं हो पाता था? तो देखो, चाहे RRB करो, चाहे आप SSC जेई करो, या कोई भी जेई एग्जाम करो, आपको टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक वाला पार्ट भी कवर करना पड़ता है। बहुत से मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, कमेंट करते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कीजिए, ये प्रोवाइड कीजिए, पर शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने चाहिए, वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। RRB जेई का रिजल्ट आ चुका है और आप सबको पता होगा जब भी रिजल्ट आती है एग्जाम की तो ये पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ बच्चों का सिलेक्शन होता है और एक तरफ बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो आज उसी कड़ी में मैं बात करने वाला हूं। हमारे साथ हैं एक डिप्लोमा स्टूडेंट, क्योंकि जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद, जैसे आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं क्या करें, जॉब करें या प्रिपरेशन करें, वैसे उनके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन था। लेकिन उन सारे क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हुए, उन सारे परेशानी को झेलते हुए इन्होंने RRB जेई एग्जाम में फाइनली अच्छा खासा स्कोर कर रखा है और इन्होंने बेंगलोर जोन से सिलेक्शन ले रखा है। और इतना ही नहीं, इनके साथ साथ इन्होंने और भी कई सारे एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर रखे हैं और कई सारे एग्जाम में सिलेक्शन ले रखे हैं। तो ये जो वीडियो है उस बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है जो बच्चे डिप्लोमा बैकग्राउंड से हैं और डिप्लोमा करते हुए या डिप्लोमा के बाद अगर तैयारी करना चाहते हैं जेईई एग्जामिनेशन का, तो ये आपको काफी मदद करने वाला है। तो चलिए मिलाते हैं उस शख्स से, पूछते हैं उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा, अपने प्रिपरेशन को हैंडल किया, अपने प्रेशर को हैंडल कर किया और फाइनली आज ये इस मुकाम पे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन अमन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। कैसा रहा रिजल्ट और कैसा रहा ये रिजल्ट के बाद का आपका रिएक्शन, थोड़ा इसके बारे में अपने दोस्तों को बताइए थोड़ा। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। और RRB JEE में जो मेरा रिजल्ट हुआ है, इन सब का क्रेडिट मैं उन टीचर्स को देना चाहता हूँ सबसे पहले, जिनसे मैंने पढ़ाई की है। जैसे कृष्णा सर हो गए, मयंक सर, लॉरेंस सर, और बहुत सारे सर हैं जिनकी बदौलत मैंने ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर चुका हूँ। बिल्कुल और एग्जाम क्लियर करने की खुशी जो है वो तो है ही, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना की एक अलग ही खुशी होती है। बिल्कुल सही बात है वो। और सबसे बड़ी बात होता है ना, जो डिप्लोमा के बाद अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करते हो ना, तो ये और चार चांद लगा देता है आपके लाइफ में भी, और आपके जो फैमिली वाले होंगे, आपके जो दोस्त होंगे, इन सारे और कॉलेज वाले के जो होंगे, सारे ग्रुप में मतलब बहुत अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत पॉजिटिव सा माहौल होता है। अब थोड़ा सा हम आपके एकेडमिक बैकग्राउंड पे जाएंगे। जो आपने 10th कहाँ से पढ़ाई करी, 12th कहाँ से पढ़ाई करी, या डिप्लोमा करा तो कहाँ से करा, थोड़ा इसके बारे में बताइए, फिर हम थोड़ा सा प्रिपरेशन पे स्विच करेंगे। सर 10th मैंने हेब्रन मिशन स्कूल से किया था, जो हम्म। कि मेरे ही गांव में, गट्ठा गांव में है। अच्छा। 2019 में मैंने किया था CBSE बोर्ड से। फिर ओके। मैंने इंटरमीडिएट किया, साइंस लिया था, और 2021 में वो खत्म हुआ। वो मैंने बिहार बोर्ड से किया था। ओके। फिर उस इंटरमीडिएट करने के बाद मैंने डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्जाम दिया। उससे मेरा रैंक काफ़ी अच्छा था, तो मुझे बिहार का बेस्ट कॉलेज NJB पटना 30 मिल गया। तो उससे मैंने ओके। इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिया। वहाँ पे फिर मेरा कॉलेज जर्नी स्टार्ट हुआ। काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त मिले, बैचमेट्स मिले। वहाँ के कॉलेज के लड़के भी काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि सब अच्छे रैंकर्स थे, तो काफ़ी अच्छा माहौल मिला था वहाँ पे, पढ़ने का माहौल अच्छा था। सब बिल्कुल। पढ़ने वाले बच्चे थे। तो उसके बाद मुझे इन एग्जाम्स के बारे में पता चला। जैसे डिप्लोमा के बाद भी कई अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, जैसे SSC जेई, RRB जेई, और बहुत सारे PSU जॉब्स है, इसमें अच्छी पोस्ट मिल जाती है। बिल्कुल। फिर कॉलेज लाइफ में हमने पढ़ाई की, एंजॉय किया। उसके बाद कॉलेज में ही मैंने टारगेट कर लिया था कि मुझे उसके बाद गवर्नमेंट जॉब ही करना है। तो वहाँ से भी मैंने अच्छे से तैयारी की। तो जैसा कि आपने बताया जो कॉलेज में आपने तैयारी स्टार्ट कर रखा था, तो जो थोड़ा ये भी बताइए, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। आपने कॉलेज में, जैसे डिप्लोमा 3 साल का होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आपने प्रिपरेशन गवर्नमेंट जॉब के लिए कब स्टार्ट करा था? सर कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें मोस्टली 11th 12th का ही पढ़ना रहता है। ओके। और सेकेंड ईयर में जो टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट और ठीक सेकेंड है। ईयर में मैंने तैयारी स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन जो ठीक सेमेस्टर है। के जो सब्जेक्ट्स थे वो मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ लेता था, क्योंकि बिल्कुल। आखिरकार एग्जाम में वही सब्जेक्ट्स ही आते हैं। फिर जब हम्म। मेरा फोर्थ सेमेस्टर खत्म हुआ, जब मैं फिफ्थ सेमेस्टर में आया, तो लास्ट ईयर उतना बर्डन नहीं रहता है, इजी सब्जेक्ट्स रहते हैं, इजीली क्लियर हो जाता है एग्जाम। फिर लास्ट ईयर मैंने डिसाइड किया कि मुझे
कोई अच्छा सा बैच ले लेना है ताकि मुझे अच्छा गाइडेंस मिल सके, सारे रिसोर्सेज एक साथ मिल सके। तो मैंने PW का अशोका बैच लिया AJE। फिर वहाँ अच्छा। से मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता था, क्योंकि मैं कॉलेज भी जाना रहता था तो लाइव लेक्चर्स में अटेंड नहीं कर पाता था। ओके। फिर जब जून में पास आउट हुआ, उसके बाद मैंने लगातार तैयारी करना स्टार्ट किया। ओके। तो आपने जैसा कि बताया आपने अशोका बैच से पढ़ाई अपना स्टार्ट करी, तो बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे जो कॉलेज गोइंग बच्चे होंगे, और मैं उस बच्चों को बता देना चाहूंगा कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए हमारे पास अशोका बैच के साथ साथ एक कर्तव्य बैच है। अशोका बैच 1 ईयर वैलिडिटी के साथ और कर्तव्य बैच 2 ईयर वैलिडिटी के साथ होता है। तो अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जैसा कि अमन ने बताया, जो मैं कॉलेज जा रहा था तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखता था, लाइव लेक्चर नहीं देखता था। तो जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते थे तो क्या आपको परेशानी फेस करना पड़ता था, या आपको लगता था सर हम जो क्लास कर रहे हैं कोई डॉट ऐसा रह गया तो क्लियर नहीं हो पाता था? इसके बारे में क्या मतलब कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस, इसके बारे में बताइए थोड़ा। सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मुझे डाउट, जो भी डाउट मुझे होते थे वो सब डाउट्स स्टूडेंट्स पहले ही पूछ लेते थे कमेंट्स में। तो ओके। डाउट उतना आता नहीं था, और जो भी हम्म। डाउट होता था तो मैं वहाँ पे पूछ लेता था सर से। स्पेशली टेलीग्राम ग्रुप है तो वहाँ पे मैं बिल्कुल। पूछ लेता था, बच्चे ही सॉल्व कर देते थे कितने डाउट, और सर से बिल्कुल, भी ये बात बात हो आपने जाती बिल्कुल थी। सही बोला। जितने भी मतलब आपके दोस्तों का जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनका डाउट तो रहता है, उसमें बहुत सारे बच्चों का रिजल्व हो जाता है। और मैं बता दूं आप लोगों को, जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, पहली बार ये चैनल से जुड़े होंगे, तो उनको मैं बता दूं हमारी जितनी भी फैकल्टी है ना जो क्लास में आपको पढ़ाती है, यूट्यूब पे आपको पढ़ाती है ना, उनके टेलीग्राम चैनल भी होते हैं। आप वहां पे भी डाउट डिस्कशन कर सकते हो, और साथ ही साथ जब आप लेक्चर जहां पे देख रहे हो ना, उस पोर्टल पे भी आप अपना आस्क क्वेरी में जाके, आस्क डॉट में जाके अपना डाउट पूछ सकते हो। वहां पे भी टीम आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर दिया। और मुझे लगता है अमन आपने भी रेगुलर हर टेलीग्राम चैनल पे या पर्सनली जब कोई ऐसा होता था डॉट, तो आप पर्सनली भी आप इंटरेक्ट करते थे, जिससे कि आपका ये सारा डॉट जो है ना ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गया होगा सारी चीजें। यस सर, अब थोड़ा सा मोस्टली तो मेरे जो बैचमेट्स थे वही डाउट सॉल्व कर देते थे। बहुत जो हम बढ़िया। लोग का कॉलेज का फ्रेंड्स का सर्कल था वही हम्म। काफी था। कितने लोगों का ये फ्रेंड सर्कल था, कितने लोग थे आप लोग ये फ्रेंड सर्कल में? सर और मेरे फ्रेंड सर्कल में 4 लोग थे, जिसमें से 3 का सिलेक्शन हो चुका है। आरआरबी जेई में यस सर, 8 बजे ही। कौन कौन सा जोन है बताइए, और नाम भी बताइए अपने सर दोस्तों का। मेरे एक दोस्त है राजवीर, वो पटना जोन से है, और अभी यस। उसका मार्क्स 117 आया है। ओके। और एक दोस्त रुपेश रंजन है जो कोलकाता जोन से है, उसका मार्क्स 108 आया है। और ओके। मैं बेंगलोर जोन से था, मेरा 115 मार्क्स था, रॉ मार्क्स, और फाइनल स्कोर था 116.66। और ओके। एक दोस्त शुभम है पर उसका नहीं हो पाया ओके। अनफॉर्चुनेटली। कोई बात नहीं, शुभम का भी हो जाएगा। मुझे लगता है आप लोग इतना डेडिकेटेड और इतना अच्छा हेल्दी कंपटीशन, इतना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, तो शुभम का भी डेफिनेटली मतलब बहुत जल्द ही उनको भी मुकाम हासिल होगी। बाकी आप तीनों दोस्त को हमारी पूरी इंजस वाला टीम की तरफ से और हमारी तरफ से लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेसन। आप लोगों ने मचाया है, सच में मचाया है आप लोगों ने। ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जब ये जर्नी स्टार्ट हुआ ना, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करा, तो जब प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करा होगा तो शुरुआत में तो आपको ने को लगा होगा सर हम कर लेंगे, मोटिवेशन भी रहता होगा, और जैसा कि आप बता रहे हैं जो हमारे दोस्त भी मतलब कॉर्पोरेट करते थे सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन एक एक टाइम पे आपको ऐसा लगता होगा ना सर हम तैयारी तो कर रहे हैं, अब कॉलेज भी कंप्लीट हो गया है, डिमोटिवेशन आता होगा, लगता होगा मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, सेल्फ डाउट आता होगा। उस समय में उन सारी चीजों को कैसे आपने हैंडल किया? ये क्योंकि ये मोस्टली बच्चों का प्रॉब्लम होता है जब कॉलेज कंप्लीट हो जाता है ना, और जब तैयारी का टाइम स्टार्ट होता है ना, उस समय में बच्चों को सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। इन सारी चीजों को कैसे टैकल किया आपने, इसके बारे में थोड़ा अपने जूनियर्स को गाइड कीजिए। सर कोई भी स्टूडेंट हो, शुरू शुरू में उस पर डाउट होता ही है, क्योंकि शुरू शुरू में हमें पहली बार एग्जाम देते हैं तो हमें पता नहीं रहता कितना कंपटीशन है, कैसे बिल्कुल। कैसे बच्चे हैं। और भले ये डिप्लोमा लेवल का एग्जाम है पर इसमें बीटेक वाले एमटेक वाले भी फॉर्म भरते हैं, तो शुरू में काफी डर बिल्कुल। लगता था। बिल्कुल। पर साथ में जब क्लासेस ही करते हैं तो सर लोग भी काफी मोटिवेट करते हैं। और जो बिल्कुल। मैंने बैच लिया था AJ बैच लिया था, मैंने स्पेशली यह बैच इसलिए लिया था ताकि जो क्वेश्चन अगर हार्ड भी हो तो A लेवल का सर पढ़ाते ही थे। आपको हर बिल्कुल। सर है और A लेवल के क्वेश्चंस कराते थे, तो उससे उतना डर नहीं लगता था। मैं डीपी सॉल्व करता था, मैं मॉक टेस्ट देता था, मॉक टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आते थे तो कॉन्फिडेंस तो आता था। और फिर एक ओके। एग्जाम क्लियर होने के बाद कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ गया था, उसके बाद लगा था ओके। नहीं हो जाएगा इस बार। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया जो आपने एचपीसीएल का भी एग्जाम क्रैक किया है रिसेंट में, अभी उसका भी रिजल्ट आया था, तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हो रखा है, उसके लिए भी आपको पूरी टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आपने ये भी बताया था हमें हमें टेलीग्राम पे मैसेज किया था। अब यहाँ पे ये बात आती है ना, देखो आपने डिप्लोमा करा है और इस वीडियो को कई सारे डिप्लोमा स्टूडेंट देख रहे होंगे,
और वो सोच रहे होंगे यार हम आरआरबी का तैयारी करें, एसएससी का तैयारी करें, लेकिन इसमें तो जैसा कि आपने बताया जो बीटेक वाले बच्चे बैठते हैं, बीटेक से ज़्यादा जो एमटेक वगैरह एमएससी वगैरह किए हुए हैं वो भी अगर एलिजिबल है किसी एग्जाम के लिए तो वो भी बैठते हैं इसमें। तो आपके मन में भी तो ये डायलेमा वाला सिचुएशन रहता होगा, इसको कैसे आप लोग टैकल करते थे? क्योंकि आप सभी दोस्तों ने ही कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है आप लोगों ने, क्योंकि आप सब लोग मचाए हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा माइंड से डेवलप किया होगा अपने अंदर। सर बीटेक और एमटेक पर जब क्वेश्चंस आते हैं वो तो डिप्लोमा लेवल के ही आते हैं, तो हायर बिल्कुल। डिग्री से उतना फर्क नहीं पड़ता है। और एक आध क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस आता भी है तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, कि जो मेनली है वो अगर हम उस पर ज़्यादा फोकस करें तो हमारा एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। ओके। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बीटेक या एमटेक वाले बस बैठते हैं। ओके, मतलब आपने बीटेक एमटेक वाले को समझा, जो सब तो एक ही लेवल पे है, जब क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल का ही आना है तो आपका चाहे यस बीटेक सर। डिग्री का देखो चाहे एमटेक का देखो सब बराबर ही है। हम लोग सब फाइट करेंगे और डेफिनेटली जो अच्छा करेगा वो जीत जाएगा। अब यस थोड़ा सर। सा मैं, ये तो तैयारी की दौरान हो गई। अब बात आती है, तैयारी तो सब करते हैं, नोट्स सारे बच्चे बनाएंगे, मुझे लगता है सारे ही बच्चे बनाते हैं ये सारी चीजें, नोट्स अच्छा बनाते हैं, पढ़ाई अच्छा करते हैं, लेक्चर देखते हैं। लेकिन बात आती है रिवीजन करने की, और स्पेशली जब एग्जाम डेट पास आ जाए ना, जैसे लास्ट मंथ हो गया, लास्ट मंथ में कैसे रिवीजन करें, लास्ट मंथ में हम कितना टेस्ट लगाएं, इस रिवीजन स्ट्रेटजी पे आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका रिवीजन स्ट्रेटजी क्या था, तो जिससे कि आपने काफी ज्यादा बेनिफिट लिया, या आपने टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट किया, जब टेस्ट में कम नंबर आए उसको कैसे इंप्रूव किया आपने, थोड़ा इसके बारे में बताइए आप। सर सिलेबस कंप्लीट सब कर लेता है पर सबसे जरूरी होता है रिवीजन करना। और बिल्कुल। उसके लिए मैंने शुरू से ही सोच लिया था। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी था, जब जब मैंने जून से जब स्टार्ट किया था, जब उस हम्म। समय मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने सबसे पहले जितने भी मेरे पास दिन बचे हुए थे, जैसे मैंने मान लिया था कि अक्टूबर में अगर पावर ग्रिड का या रेलवे का एग्जाम होगा, तो मैंने ओके। सारे डेज कैलकुलेट किए थे, मैंने सारे लेक्चर्स कैलकुलेट किए थे, और मैं ओके। देखा था कि मुझे एक दिन में कितना लेक्चर्स देखूंगा ताकि मेरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए। कम ओके। से कम 1 या 2 महीने पहले एग्जाम से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उस हिसाब से मैंने ठीक। प्लानिंग किए थे शुरू से ही। और मैं ठीक है। मंथली टारगेट रखता था कि इस मंथ मुझे यह सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है, और इस वीक में। और वीक में भी मेरा ये था, स्ट्रेटेजी ये था कि मैं मंडे टू सैटरडे लेक्चर्स देखता था, और संडे को सिर्फ मैं करंट अफेयर देखता था 2 घंटा, ओके। और जितने भी डीपीपी सॉल्व करता था और रिवीजन करता था। संडे को बहुत सिर्फ बढ़िया। रिवीजन और डीपीपी, और मंडे टू सैटरडे सिर्फ लेक्चर्स। बहुत उसके बढ़िया। बाद जो हर सब्जेक्ट अगर हो जाए क्लियर, जैसे मशीन्स क्लियर हो जाए तो उसके मैं सब्जेक्ट टेस्ट देता था, और बिल्कुल। चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, तो उन बिल्कुल। टेस्ट से रिवीजन भी होते रहता था। और अब कॉन्फिडेंस भी आता था कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट पे पकड़ आ गई है। और मॉक टेस्ट की अगर मॉक टेस्ट का अगर मैं बोलूँ, तो मॉक टेस्ट मैंने जब एग्जाम स्टार्ट किया था आरआरबी जेई का, सबसे पहले मैंने मॉक टेस्ट दिया, एक प्रीवियस ईयर पेपर दिया था। तो उसमें ओके। मेरे मार्क्स आए थे 70 के आसपास मार्क्स आए थे। तो 78। उससे 5 साल 70। 70। ओके, फर्स्ट ठीक मैंने है। मॉक दिया तो उसमें 70 मार्क्स आए थे, तो मुझे लगा कि CBT 1 उतना हार्ड नहीं है, लेकिन अच्छा करे तो 80+ आ सकता है। तो फिर ओके। मैं जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तब फिर से मैंने एक मंथ पहले से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था। मॉक टेस्ट में ठीक मैं है। मॉक जितना भी देता था, जो जो क्वेश्चन गलत हो जाते थे उन्हें नोट डाउन करता था, और जो जो टॉपिक थे जो मेरा वीक था उसको फिर से रिवाइज करता था, और जब तक वो चीज़ क्लियर ना हो जाए तो अगला मॉक नहीं करता था। 2 या 3 दिन पे एक मॉक दूंगा, जो जो गलतियां होंगी उन्हें नोट डाउन करूंगा, उन पर काम करूंगा, फिर अगला मॉक दूंगा। और मॉक टेस्ट में शुरू शुरू में सब स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं, पर शुरू बिल्कुल। शुरू में मैं भी जब दिया था तो मेरे कम मार्क्स आए थे, पर धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव होते रहते हैं, ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। उस पर बहुत लड़के हैं जो शुरू से डाउट करते हैं कि मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं, उस पर बिल्कुल। उतना नहीं लेना चाहिए टेंशन। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही बताया, जो शुरू में अगर आप मॉक टेस्ट देने जाओगे तो आपके स्कोर उतने अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन उस समय आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको वहां पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। जैसा कि अमन ने बताया, जो शुरू में हमारे भी कम नंबर आए थे, लेकिन अमन ने फिर रेगुलर उस चीज को कैरी ऑन कर रखा, कंटिन्यूएशन में रखा, धीरे धीरे उनका स्कोर भी इंप्रूव होता गया। अब देखो, चाहे आप आरआरबी का तैयारी कर रहे हो, और आपको पता है अभी एसएससी का एडवर्टाइजमेंट फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है इस वीडियो को देखें, एसएससी जेई का तैयारी करें। तो देखो, चाहे आरआरबी करो, चाहे आप एसएससी जेई करो, या कोई भी जेई एग्जाम करो, आपको टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक वाला पार्ट भी कवर करना पड़ता है। तो आप जब तैयारी किए, तो आप जब तैयारी के फेज में थे, तो टेक्निकल और नॉन टेक इस दोनों को आपने कैसे मैनेज किया, थोड़ा इसके बारे में भी बताइएगा। सर टेक्निकल को मैंने तो सेमेस्टर में ही, जब मैं पढ़ता था थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर, तो जो हम्म। मोस्टली सब्जेक्ट रहते हैं वो थर्ड फोर्थ में से ही आते हैं। तो मैंने हम्म। सेमेस्टर में ही काफी अच्छे से पढ़ाई किया था, टेक्निकल में मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं था। और नॉन ओके। टेक्निकल में मैंने अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीचर से पढ़े थे।
डेली मैं सोचता था कि करंट अफेयर्स के 5-6 क्वेश्चन आते हैं, उस पर उतना ध्यान ना भी दूं तो चलेगा, बाकी में अगर मैं स्कोर कर लूँ तो उससे हम्म। मैनेज हो जाएगा। तो मैंने ठीक जी है। जब मेरा बैच कंप्लीट हुआ तो जून से लेके अक्टूबर तक मैं ज़्यादातर नॉन टेक पे ही फोकस किया, क्योंकि टेक्निकल मेरा लगभग कंप्लीट था। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स बिल्कुल। होते हैं एक्स्ट्रा, जैसे सिग्नल सिस्टम, हम्म ईएमएफटी, जो एक्स्ट्रा होते हैं जो हम सेमेस्टर में नहीं पढ़ते हैं, तो उन सब हम्म। सब्जेक्ट्स मैंने क्लियर किए। और टेक्निकल के भी मॉक में देता था ताकि वो रिवीजन भी होते रहे। ओके। ठीक है। अब बात रही, ये तो जर्नी आपका था, अब आपके जो जूनियर्स हैं, जो आपके ही कॉलेज में आगे आने वाले दिनों में मचाएंगे, क्योंकि आपका कॉलेज का जो रिकॉर्ड है ना, वो बहुत अच्छा रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं, और आज से नहीं, पिछले 4-5 सालों से जानता हूं। आपके कॉलेज से पढ़ते पढ़ते एक नहीं, मल्टीपल एग्जाम, जैसे आप बोल रहे हो ना सर, 2 एग्जाम में तो मेरा सिलेक्शन हो रखा है, HPCL RBJE। और जो पावर ग्रिड में वो भी स्कोर आपका अच्छा आ रहा है, तो उसमें भी डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। 3 एग्जाम तो आपके हैंड में ऐसे ही है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जो आपके कॉलेज से ही है, लेकिन कई सारे एग्जाम फोड़ रखे हैं। तो जो जूनियर्स हैं, या जो अभी आपके बैचमेट भी है जिसका सिलेक्शन कुछ नंबर से रह गया, किसी कारणवश रह गया, उसके बारे में आपका क्या सजेशन रहेगा, थोड़ा उनके उनको भी बताइए। सर सबसे पहले मैं उनसे बोलूंगा कि सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करते करते बीच में रिवीजन भी लगातार करते रहना चाहिए, रेगुलर पीरियड पे, जैसे 1 वीक पे हो गया, 1 मंथ पे हो गया। हम्म और हमें उस हर सब्जेक्ट पे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। बहुत से मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कमेंट करते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कीजिए, ये हम्म। प्रोवाइड प्रोवाइड कीजिए, पर शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने चाहिए, वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, बिल्कुल क्योंकि सही हमें ही बात। पता है हम कौन से सब्जेक्ट, कौन सा पॉइंट है जो हम्म। हमें याद रखना है, कौन मुझे नहीं एग्जैक्टली। आता है, कौन आता है। तो यस। शॉर्ट नोट्स बनाइए, मॉक टेस्ट कीजिए, उसे एनालाइज कीजिए, रिवीजन करते रहिए, ऑटोमेटिकली आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। और कॉन्फिडेंस रखिए खुद पे, क्योंकि वही सबसे जरूरी है। इतना कंपटीशन इतना ज्यादा है, सीट्स बहुत कम है, कॉन्फिडेंस सबसे बिल्कुल ज्यादा जरूरी है, और सेल्फ बिल्कुल। बिलीव होना ही चाहिए। बिल्कुल। अब एक और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा सा पर्सनल है, लेकिन पूछ सकता हूँ आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरे तैयारी में, जब आपने बोला सर मैंने तैयारी स्टार्ट करा, जैसा कि आपने बोला मेरा 21 से 24 तक का सेशन था, मैंने डिप्लोमा कंप्लीट करा, और 24 से 25 तक आपने तैयारी करा, और आज आप RRB JEE HPCL वगैरह एग्जाम वगैरह क्रैक कर रखे हो। तो कोई तो एक इंसान होगा ना, जो इस पूरे जर्नी में आपके साथ कंसिस्टेंट एफर्ट लगा रहा होगा, जब भी आप डिमोटिवेट होंगे, होते होंगे, जब भी आपको लगता होगा जो हमारा क्या होगा नहीं होगा लाइफ में, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। आपने जैसा बोला जो सर हम कंपनी, मतलब कंपनी वगैरह भी छोड़ दिए थे जब कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिला था। तो ये कौन सा इंसान है, कौन सा शख्स है, थोड़ा इसके बारे में बताइए थोड़ा। सर इसका श्रेय तो मैं अपने पापा को देना चाहता हूँ, क्योंकि बिल्कुल। कॉलेज में जब प्लेसमेंट लगा था तो मैंने सोचा था कि मैं जॉब भी करूंगा, तैयारी भी करूंगा। फिर लेकिन मेरे पापा बोले कि नहीं, जब करना ही है तो घर पे बैठ के तैयारी करो, एक साल तैयारी करो, खुद पे विश्वास रखो। फिर मेरा लक लेकिन शुरू में इतना खराब था सर, कि मैं जिस जोन से फॉर्म भरता था वो जोन डेंजर जोन हो जाता था। मैंने पावर ओके। ग्रिड का फॉर्म भरा, NR3 जोन में भरा गया, जो डेंजर जोन था। मैंने ओ। रेलवे का फॉर्म भरा था, बेंगलोर जोन भरा गया। शुरू में लग रहा था काफी डेंजर जोन है, नहीं हो पाएगा, डाउट हो रहा था कि मेरा लक ही हम्म। इतना खराब है, कैसे होगा सिलेक्शन। लेकिन हम्म। पापा थे जो मुझे मोटिवेट किए कि नहीं, जो अगर डेंजर जोन है तो उस हिसाब से तैयारी भी करो। इसी वजह से बिल्कुल मैंने सही। तैयारी और अच्छी की, और मेरे मार्क्स इतने अच्छे आ गए, क्योंकि मुझे पता था कि जोन डेंजर है, मुझे मेहनत उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी, और उसी बिल्कुल सही के बात है। कारण मेरे मार्क्स भी काफी अच्छे हैं। कितने मार्क्स हैं आपके, थोड़ा मार्क्स भी बता दीजिए अपने दोस्तों को आप। सर RRB जी में मेरा 116.66 है, यस। HPCL जेई में मेरा 141.5 था, 170 यस। में। और यस। पावर ग्रिड में NR3 में मेरा 126 था, ओके। जो रो स्कोर है अभी। ठीक है, बहुत भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। आप अपने पापा को भी हमारी पूरी इंडियंस वाला की टीम की तरफ से लॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन, प्रणाम बोलिएगा हमारी पूरी टीम की तरफ से। क्योंकि देखिए, कंसिस्टेंट अगर एफर्ट लगा रहे हैं ना आप, और आपके पेरेंट्स अगर साथ है ना, तो मुझे लगता है, मैंने कई सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया हूँ, कई सारे बच्चों का स्टोरी सुना हूँ, देखा हूँ, तो फिर लगता है इस दुनिया की कोई भी चीज़ें जो है ना, कितना भी मुश्किल हो आसान हो जाता है। और मुझे लगता है आपने भी इसको आराम से कर दिखाया। इसके वजह जो है ना, आपने जैसा कि बताया, जो पापा कंस्टेंटली आपके पीछे खड़े थे, तो डेफिनेटली आप आगे भी अच्छा करोगे। आगे और भी एग्जाम, काफ़ी सारे एग्जाम है, जैसा कि आपने बताया, बहुत सारे एग्जाम का और भी टारगेट कर रहे हो आप। अभी तो जो आप कर रहे हो उसमें अच्छा कीजिए। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेसन, आगे बढ़िए और ऐसे ही शानदार प्रदर्शन करते रहिए। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने इस सेशन को देखा होगा, अपना कीमती टाइम दिया है, डेफिनेटली काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा। अगर आप भी चाहते हैं इस सिलेक्शन के होड़ में शामिल होना, बहुत सारे एग्जाम को क्रैक करना, SSC RRB जैसे एग्जाम को क्रैक करना,
तो मुझे लगता है अगर आप डिप्लोमा बैकग्राउंड से और बीटेक बैकग्राउंड से हैं तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना कंसिस्टेंट रह रहे हैं। जैसा कि अमन ने बताया, रेगुलर मेहनत करना, रेगुलर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, टेस्ट लगाना पड़ेगा, टेस्ट में नंबर कम भी आएंगे तब भी आपको रेगुलर आपको ये मेहनत करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा। क्या लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे अमन, फिर हम बाइंड अप करेंगे इस सेशन को। मैं यही बोलूंगा कि खुद पे विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। यस, और यही है, आप कर सकते हैं कोई भी एग्जाम के लिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों ने अपना थैंक कीमती यू। समय दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।